हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज डेली न्यूज एनालिसिस के अंदर हम चर्चा करेंगे कि 65 ईयर में आबादी में के साल के अंदर आबादी में हिंदू आबादी 7% घटी और मुस्लिम आबादी 4% बढ़ी। वैसे तो ये मुद्दा जो है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है और खास करके कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि इस मुद्दे की बात करें, रिपोर्ट जो है ये उस समय आई है जब देश लोकसभा चुनाव के अंदर चल रहा है। इसका मतलब है कहीं हो सकता है इस मुद्दे को लेकर के कोई राजनीतिक दल जो है वो अपना लाभ साबित न कर ले या कहीं किसी राजनीतिक दल के द्वारा इसका मिसयूज या इसका कोई दूसरा उपयोग न किया जाए। लेकिन ये मुद्दा जरूर है, एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से कहाँ से, यदि आप तैयारी कर रहे हो अपने यूपीएससी की किसी भी एग्जाम की, यदि आप तैयारी कर रहे हो अपने यूपीएससी या तैयारी कर रहे हो आप आरएस की, तो वहां पर एक तो आ सकता है भूगोल का जो चैप्टर आता है उसके अंदर चैप्टर आता है अपना एक जनसंख्या वितरण। जी हाँ, एक चैप्टर आता है अपना जनसंख्या का वितरण, वहां से प्रश्न आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपके इंटरव्यू को लेकर के कि हाल ही के अंदर ऐसा हुआ है, इसको लेकर के आप क्या समझते हो। या यहां से प्रश्न बन सकता है आपको इंटरव्यू के लेकर के अंदर कि हाल ही के अंदर देश के प्रधानमंत्री कि जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उस सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट आई है, उसके मायने क्या है, उस रिपोर्ट के मायने क्या है, पक्ष और विपक्ष को लेकर के भी आपके पूछा जा सकता है। अर्थात यहां से प्रश्न आपको उस कंट्रोवर्शियल मुद्दे के ऊपर नहीं जाना है, आपको यहां पे धर्म के आधार पे नहीं जाना है, ना आपको यहां पे जाति के आधार पे जाना है। हमें यहां से चर्चा करनी है कि अपने भारतीय जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है उसकी जो रिपोर्ट आई है उसके मायने क्या है और इसको लेकर के अपने यहां पर प्रश्न बन सकता है जनसंख्या वितरण और इस जनसंख्या के वितरण को लेकर के क्या क्या बिंदु बन सकते हैं। इन बातों की चर्चा हम लोगों को यहां पर करनी है। जी, इसके पॉजिटिव वे की बात करें तो बहुत सारे पॉजिटिव वे हैं और इसके नकारात्मक प्रभावों की बात करें तो बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव है। यदि मैं बात करूं यहां से पॉजिटिव वे की शुरुआत करेंगे, यदि पॉजिटिव वे की चर्चा करते हैं उसके बाद मुद्दे के ऊपर आएंगे। पॉजिटिव वे की बात करें तो यहां से हो सकता है इस रिपोर्ट के अंदर कई ऐसी बातें आई हैं जहां पर मुस्लिम आबादी जो थी उसके अंदर साक्षरता की प्रतिशत बढ़ने की वजह से वहां पर जो जनसंख्या की दर है उसके अंदर कमी आई है। यह पॉजिटिव वे है। यदि हम नकारात्मक की बात करें तो इसको धर्म के आधार पर जोड़ करके इसको नकारात्मक भी लेकर के जा सकते हैं। लेकिन हम एक स्टूडेंट हैं और मैं एक गुरुजी हूं और आप एक स्टूडेंट हो और हमें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसके ऊपर चर्चा करनी है, ना कि किसी दूसरे मुद्दे के ऊपर। तो चलो करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। जी हां, देखो कई बिंदु यहां से आपको पढ़ने हैं और कई बिंदुओं को लेकर के चर्चा करनी होगी। सबसे पहले हम बात करें यहां से, देखो सबसे पहले यदि हम बात करें आज से कुछ महीनों पहले की बात करें, कुछ दिन पहले की बात करें, एक खबर आई थी। वो खबर क्या आई थी कि चीन छूटा पीछे, आबादी में भारत बना नंबर 1 पे। जी हां, थोड़े दिन पहले खबर आई थी। यदि हम बात करें अपने जनसंख्या की बात करें तो इस जनसंख्या की दृष्टि से यदि नंबर 1 की बात करें वो अपना बना था भारत और नंबर 2 की बात करें ये बना था यहां पे चीन। अब देखो यहां पे जनसंख्या की दृष्टि से हम नंबर 1 के ऊपर बने, इसके बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। जैसे इसके बेनिफिट हो सकते हैं कि अपने यहां पर इससे देश में क्या होगा, एक तो मानव संसाधन जो है वो उसमें वृद्धि हुई है, मानव संसाधन में वृद्धि हुई है। देखो किसी भी चीज की बात करें, हमें कोई भी काम करना है तो हमें मानव संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी देश के अंदर यदि औद्योगिक विकास की आवश्यकता पड़ी, किसी भी देश के अंदर कृषि के विकास की बात करें, किसी भी देश के अंदर हम बात करें विकास के पहलुओं की, तो वहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर आता है वो आता है मानव संसाधन, HDI। और हम बढ़ते ना HDI इंडेक्स, मानव संसाधन। इसका मतलब यदि जनसंख्या नंबर 1 पे आए तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि भारत जो है ये विश्व के अंदर सबसे अधिक मानव संसाधन वाला देश बना है। ये समझ का फर्क है, बाकी जो भी होगा हमें पॉजिटिव और नकारात्मक दोनों की बात करेंगे। तो यहां से एक बिंदु तो क्या बन गया मेरे बच्चों, एक तो बन गया कि भारत में मानव संसाधनों के अंदर वृद्धि हुई और दूसरा यहां से बन सकता है कि भारत की बात करें, इस भारत में स्किल की वृद्धि होगी। भारत में क्या होगी, स्किल की वृद्धि होगी, अर्थात मानव संसाधन ज्यादा होगा तो स्किल लोगों की संख्या बढ़ेगी, कंपटीशन की बात बढ़ेगी और इसका मतलब है इससे देश के अंदर एक विकास की अच्छी दर यहां पर आने वाली है। और इस यहां पर मानव संसाधन के अंदर युवा जो लोग हैं उनकी वृद्धि हुई है। लेकिन यदि हम इसके नकारात्मक पक्षों की बात करें तो इससे क्या होगा, जो अपने संसाधन हैं इन संसाधनों के ऊपर, जी हां, संसाधनों पर भार बढ़ेगा, संसाधनों पर भार अधिक होगा। संसाधनों पर भार अधिक का मतलब है कि देश के अंदर लैंड जो है वो सीमित है और उस कम लैंड के ऊपर जनसंख्या अधिक होने की वजह से वहां पर जो संसाधन है उनके ऊपर भार यहां पर पड़ने वाला। तो ऐसे कुछ प्रभाव जो भी होंगे, संसाधनों के ऊपर भाव अधिक होगा या
या फिर कहें कि अपन गरीबी की बात करें, महंगाई की बात करें, वो अन्य जो महंगाई की बात करें, महंगाई ये पक्ष जो है ना ये यहाँ पर बढ़ता है। लेकिन ये रिपोर्ट यहाँ से आई तो आपको दोनों वे में समझना है कि देश भारत चीन को पछाड़ करके नंबर 1 पे बना, इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू क्या है, तो हमें दोनों के ऊपर चर्चा करनी है। चलो, उसके बाद में यहां से एक रिपोर्ट और आई थी। यहां तो यह हो गया कि देश जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के अंदर नंबर 1 पे आया, और किसको पछाड़ा, चाइना को पछाड़ करके नंबर 1 पे आया। लेकिन यहीं पर एक रिपोर्ट आई थी कि 3 सदी के बाद भी, जी हां, यहीं पर मेरे बच्चों एक रिपोर्ट और थी कि 3 सदी के बाद भी भारत ही रहेगा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, अर्थात 2300 तक की बात करें, किसकी बात करो, ये तो अपना क्या है 2000 की बात करें, अर्थात 3 सदी के बाद भी भारत नंबर 1 पर रहने वाला है। और अपने यहां पर आज भी नंबर 1 पे हैं, और 3 सदियों के बाद भी हम नंबर 1 पे रहने वाले हैं। ये तो बात हो गई यहाँ पे पुराने डाटा की। इसका मतलब है जनसंख्या बढ़ना ये कहीं अपने आप में साइड इफेक्ट भी है, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट भी होता है मेरे बच्चों। आगे देखो, उसके बाद यहाँ पे चलते हैं। उसके बाद में ये जो एक पिक्चर आपको दिखा रहा हूं, ये चर्चा के अंदर आई, वो चर्चा वो यहां से आई कि अपना यहाँ पर एक काउंसिल है, और इस काउंसिल का नाम है, जी हाँ, अपने यहाँ पर एक संस्था आती है, संस्था का नाम है EACPM। अर्थात ये है क्या, इसका मतलब है ये एक इकोनॉमिक, जी हाँ, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द PM, प्राइम मिनिस्टर, अर्थात इकोनॉमिक एडवाइजरी, आर्थिक सलाहकार परिषद। इसको हिंदी में बोलेंगे कि ये जो है ये आपके आर्थिक सलाहकार परिषद है, आर्थिक सलाहकार परिषद। और आर्थिक सलाहकार किसकी परिषद, किसकी है, PM की, अर्थात देश के प्रधानमंत्री जो हैं उनको आर्थिक मुद्दों के ऊपर सहायता देने के लिए, देश के अंदर जो PM है उनको आर्थिक मुद्दों के ऊपर सलाह देने के लिए कि कैसे हमें देश के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म करने, कैसे देश के अंदर आर्थिक विकास करना है, और कैसे देश के अंदर संसाधनों का विकास करना है, ताकि हर एक व्यक्ति का आर्थिक और सामाजिक रूप से विकास हो सके। इनके लिए अपने देश के अंदर अपने यहां पर एक संस्था का गठन किया गया, जिसका नाम आता है EACPM, अर्थात इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द PM की बात करें। यह संस्था इन दिनों चर्चा के अंदर है, तो हमें यह भी याद रखना पड़ेगा, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, ये है क्या और इसका काम क्या है। अब आगे देखो, यहां से ये जो संस्था आती है ये है क्या, अबाउट EACPM, और यहीं से आपका प्रश्न निकल जाएगा कि आर्थिक सलाहकार परिषद के कार्य क्या है, ये है क्या मेरे बच्चों। तो देखो, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिलिंग टू द प्राइम मिनिस्टर इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। ये अपने आप में एक स्वतंत्र निकाय है, जी याद रखना, ये अपने आप में एक स्वतंत्र निकाय है। और स्वतंत्र निकाय किसका, जिसका गठन किया गया था टू गिव एडवाइस ऑन इकोनॉमिक एंड रिलेटेड इशू टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली टू द प्राइम मिनिस्टर। अर्थात देश के अंदर आर्थिक मुद्दे जो हैं, देश के अंदर आर्थिक विकास के जो मुद्दे आते हैं, आर्थिक घटनाक्रम जो आते हैं, उनको लेकर के प्रधानमंत्री को, खास करके प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली एक स्वतंत्र निकाय के रूप में इसकी घटना की गई है। ठीक है जी, ये यहां से आ जाता है। यहां पर कहा गया है कि द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ EACPM इंक्लूड एनालाइजिंग एनी इश्यू इकोनॉमिक और अदरवाइज रेफर्ड टू इट बाई द प्राइम मिनिस्टर एंड एडवाइजिंग हिम देयर सन की बात करें। अर्थात यहां पे कहा गया कि देश के अंदर जो भी आर्थिक रूप से जो मुद्दे होते हैं, उन आर्थिक मुद्दों के ऊपर सलाह देने के लिए, अपने यहां पर प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए एक अपने यहां पर स्वतंत्र रूप से निकाय का गठन किया गया, जिसका नाम है EACPM, और यह चर्चा के अंदर है। अब प्रश्न आप सोच रहे हो कि सर आप जो है ना मुद्दा कुछ और पढ़ा रहे हो और यहां पर कहां पर आ गए, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी। तो बेटा सबसे इसी की आवश्यकता क्या पड़ी, यहां से सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो अपनी टीम है EACPM की बात करें, ये टीम कौन सी है, अर्थात इसके अध्यक्ष की बात करें तो याद रखना, इसके टीम की बात करें डॉक्टर विवेक देब्रॉय की बात करें, ये इसके चेयरपर्सन है। इसके अलावा यहां पर इसके मेंबर की बात करें, श्री संजीव सन्याल की बात करें, इसके मेंबर है। और समीका रवि की बात करें, ये इसके 2 मेंबर है। इसके अलावा पार्ट टाइम मेंबर की बात करें, ये इसके पार्ट टाइम मेंबर। तो आपको यहां पर चेयरपर्सन को याद रखना कि भैया इसके चेयरपर्सन कौन है, विवेक देब्रॉय जो है ना, ये इसके चेयरपर्सन है। अब ये चर्चा के अंदर क्यों आई, चर्चा के अंदर इसलिए आई क्योंकि इसी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा हाल ही के अंदर एक रिपोर्ट आती है। इसी के द्वारा हाल ही के अंदर एक मेरे बच्चों रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट क्या है, शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज ए क्रॉस कंट्री एनालिसिस। जी हां, यहां पर आता है कि भारत की बात करें, भारत में यहां पर एक
एक एनालिसिस किया गया, भारत में एक एनालिसिस किया गया वर्ष 1950 से लेकर के 2015 तक, अर्थात लास्ट 50 इयर्स की 65 इयर्स का एक एनालिसिस किया गया। और उसके अंदर लिखा हुआ है कि शेयर ऑफ रिलीजियस, जी हाँ, रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करें, माइनॉरिटीज की बात करें, अर्थात अपने देश के अंदर जो आबादी है उस आबादी के अंदर माइनॉरिटीज की बात करें, अल्पसंख्यक की बात करें, उनका हिस्सा कितना है। अर्थात एक रिपोर्ट इन्होंने पेश की और कहा 1950 से लेकर के और 2015 तक देश के अंदर माइनॉरिटी का देश की जनसंख्या के अंदर हिस्सा कितना है। ये रिपोर्ट यहां से आती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, एक क्रॉस कंट्री एनालिसिस 1950 टू 2015 की बात करें। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये रिपोर्ट यहां पर आई, ये रिपोर्ट अपने मेरे बच्चों यहां पर आई है। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है ये भी सोचने वाला विषय है। इस रिपोर्ट की बात करें, इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया, देखो यहां से अपन लोग इसके ऊपर राजनीतिक मुद्दे की बात नहीं करेंगे। इसके अंदर कहा गया कि पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट आई है और वो क्या है 1950 से लेकर के 2015 के बीच की। उसके अंदर कहा कि देश के अंदर हिंदू जो है उनकी आबादी सबसे ज्यादा घटी है, ये सर्वे यहां पर आया। और एक यहां पर आया कि मुस्लिमों में प्रजनन दर अभी सबसे कम। इसका मतलब है यहां पर एक तो कहा गया कि देश के अंदर हिंदुओं की जो आबादी थी, पहले टोटल आबादी के अंदर जो शेयर था वो यहां पर कमी हुई है। और उसके साथ साथ यहां पर यह भी कहा गया कि मुसलमानों के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी आती है उसके अंदर जो प्रजनन की दर है वो भी धीरे धीरे अपने यहां पर कम होती जा रही है। इसके अंदर क्या कहा मेरे बच्चों, पहला कहा कि देश के अंदर 65 ईयर में आबादी में हिंदू जो है उनकी आबादी 7% घटी है, वो मुस्लिम आबादी 4% बढ़ गई है। ये रिपोर्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि हाल ही के अंदर आर्थिक सलाहकार परिषद के अंदर क्या कहा गया, तो कहा गया कि देश की कुल आबादी के अंदर हिंदुओं की आबादी जो है वो 7% घटी है और मुसलमानों की जो आबादी है ये कितनी बढ़ गई है, 4% यहां पर बढ़ गई है। इसके अंदर समझो यहां पर, इसकी और मैं आगे थोड़ा सा आगे जाऊंगा वर्थ, लेकिन थोड़ा सा बता दूं 1950 से लेकर के 2015 के बीच देश की आबादी में हिंदुओं की आबादी 6.62% घटी है, जबकि इसी दौरान मुस्लिमों की आबादी 4.25 जो है वो बढ़ी है। अर्थात ये आंकड़े यहां से आए हैं। इसके अलावा सिख और बौद्ध धर्म की बात करें, उनकी आबादी बढ़ी है और पारसी जो है वो सबसे ज्यादा कम यहां पर हुए। देश के यदि हम बात करें 7 संप्रदायों की बात करें, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध व जैन, अपने देश के 7 संप्रदाय, खास करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध व जैन की बात करें, उनमें से 3 जो है उनकी बात करें, मुस्लिम, सिख और बौद्ध की बात करें, उनकी आबादी बढ़ी है और बाकी की आबादी घटी है। एक तो यहां पर कहा। अब यहां से एक चीज और आती है कि ये जो रिपोर्ट है ये सिर्फ भारत के आधार पर ही नहीं है। इस रिपोर्ट की बात करें, ये रिपोर्ट सिर्फ भारत के आधार पर नहीं है, इस रिपोर्ट के अंदर यहां पर दुनिया के अंदर के ऊपर भी रिसर्च किया गया, अर्थात पूरी दुनिया के अंदर भी इसको कहा गया। और वो क्या था कि मालदीव के अलावा हर मुस्लिम देश से बहुसंख्यक घटे। इसका मतलब कहा गया कि मालदीव के अलावा किसी भी देश के हर मुस्लिम देश के अंदर बहुसंख्यक बढ़े हैं। अर्थात देखो यहां से कि एक मालदीव ऐसा देश था जहां पर बहुसंख्यक का मतलब होता है जहां पर जिस धर्म की आबादी ज्यादा होती है उसको बहुसंख्यक बोल देंगे और जिसकी आबादी कम होगी उसको अल्पसंख्यक बोल देंगे। क्या कहा, मालदीव के अलावा हर मुस्लिम देश के अंदर बहुसंख्यक बढ़े हैं। अर्थात जितने भी मोमडन कंट्रीज हैं पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ एक मालदीव को छोड़ दो, बाकी हर मोमडन कंट्रीज के अंदर मोमडन जो है या मुस्लिम जो है उनकी आबादी बढ़ी है। यहां पर क्या कहा गया कि दुनिया भर में बहुसंख्यक संप्रदायों की आबादी में हिस्सेदारी औसतन 22% की कमी हुई है। पूरी दुनिया के अंदर जो बहुसंख्यक संप्रदायों की बात करें उनकी कुल आबादी में 22% की कमी हुई है। 167 देशों में से 123 में बहुसंख्यकों का हिस्सा घटा है। जी हां, क्या कहा कि पूरी दुनिया के अंदर 167 देश थे जिनमें से 123 देशों के अंदर जो बहुसंख्यक आबादी थी, चाहे वो हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, वहां पे सिख हो सकते हैं या वहां पे पारसी हो सकते हैं, वहां पर जो भी हो सकते हैं वो भी जो भी हो सकते हैं, उनकी आबादी घटी है। और 44 देशों के अंदर बहुसंख्यकों की आबादी बढ़ी। मालदीव एकमात्र मुस्लिम देश है जहां पर मुसलमानों का हिस्सा कम हुआ है। अब देखो यहां से पड़ोसी देशों में बांग्लादेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम बढ़े हैं। यहां पर कहा गया कि बहुसंख्यक आबादी यूं घटती गई। म्यांमार की बात करें, यहां पर जो बहुसंख्यक आबादी है उसके अंदर 9.84% की कमी हुई है। भारत के अंदर 7.82% की कमी हुई है। ये यहां से डाटा आता है। यदि हम बात करें बहुसंख्यक, बांग्लादेश के अंदर बहुसंख्यक आबादी जो है ये 18% बढ़ी है। भूटान की बात करें, यहां पर बहुसंख्यक आबादी जो है ये 17.6% बढ़ी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा लेकिन एक रिपोर्ट ये भी है यहां पर देखो, इसके अलावा इसका मतलब यहां पर इस रिपोर्ट को लेकर के तो हो सकता है राजनीतिक मुद्दा बनाया जा सकता है, इसको लेकर के राजनीतिक मुद्दा बनाया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में देश के अंदर अपने लोकसभा चुनाव है और दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा मुद्दा बनाया जा सकता है कि बीजेपी कह सकती है कि कांग्रेस जो है ना वो अपने यहां पर अल्पसंख्यक को डराती है कि बीजेपी आने के बाद में अपने देश के अंदर मुसलमानों के साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन वो कह सकते हैं कि देखो अपने देश के अंदर तो मुस्लिम आबादी बढ़ी है तो यहां से डरने वाली बात ही नहीं है। कांग्रेस यहां से कह सकती है कि यहां ना बीजेपी तो कह सकती है कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस कह सकती है कि देखो ये तो आंकड़ा पहले का है, अब यहां से ऐसा ऐसा, मतलब ये अपने आप में यहां पर कांग्रेस कह सकती है कि बीजेपी वाले अब ये कहेंगे कि हमें दबाया जा रहा है, मतलब ये मुद्दा अलग विषय है यहां पे जाना। तो यहां पर एक तो आबादी इसको लेकर के आ गई, लेकिन एक रिपोर्ट ये भी है, ये रिपोर्ट जो ना ये भी काम किया वो क्या है कि पिछले 32 साल में देश में मुसलमानों की प्रजनन लगभग दर आधी रह गई है। अर्थात क्या कहा कि यहां पर जो पहले जो मोमडन्स के अंदर प्रजनन की दर थी, अर्थात पहले क्या होता था कि भैया जो सामान्यतः जो बच्चे थे उनकी संख्या ज्यादा थी, लेकिन अब वो दर क्या होगी आधी। पहले ये 4.4 थी, अर्थात औसतन एक परिवार के 4.4 बच्चे थे, लेकिन अब घट करके ये 2.32 आ गया। अर्थात देश के अंदर जो लोग मोमडन जो आबादी थी उनकी बात करें, उनके अंदर अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी जो प्रजनन दर है वो कम हो गई। यहां से देखो कि वर्ष 2019 से और 21 के दौरान हिंदुओं में प्रजनन दर यहां पर है, हिंदुओं में प्रजनन दर है 1.94 और मुस्लिमों में है 2.6। अर्थात यहां से हम कह सकते हैं कि हिंदू की बात करें, हर हिंदू महिला के औसतन 2 बच्चे और मुस्लिम महिलाओं के भी 2 से थोड़े से ज्यादा बच्चे, मतलब प्रजनन दर की बात करें ये लगभग अब बराबर होती आ रही है। हिंदुओं की लगभग 2 बच्चे और मोमडन्स की बात करें उनके थोड़े से 2 से थोड़ा सा ज्यादा, ये बात यहां से आ जाती है। और वर्ष 1992 में मुस्लिमों में प्रजनन दर 4.4 थी, हिंदुओं में 3.3 थी। अर्थात ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे अपने देश के अंदर प्रजनन दर की बात करें वो धीरे धीरे कम होती आ रही है, ये बात यहां से आ जाती है। इसके अलावा यहां पर कहा गया कि इसकी बड़ी वजह क्या है। देखो हम इसको राजनीतिक मुद्दे पे नहीं जाएंगे, कुछ बच्चों ने कहा सर ऐसा है, नहीं मुद्दे पे नहीं जाएंगे। पहले देश के अंदर औसतन जो मोमडन्स के अंदर जो मुस्लिम जो प्रजनन दर थी वो 4.4 थी। अर्थात ये माना जाता था कि भाई एक परिवार में 4 बच्चे होंगे, अब घटकर कितने आगे 3.2%। उसी प्रकार से हिंदू आबादियों की बात करें, पहले अपने यहां पर कितने थे, ये लगभग 3%, 3.3 था और अब आकर के 1.94 हो गया। मतलब ये हिंदू और चाहे मोमडन हो दोनों के अंदर प्रजनन दर जो है ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब यहां पर बड़ी वजह क्या आई थी कि खास करके मोमडन आबादी के अंदर प्रजनन दर आदि होने का रीजन क्या था। कहा कि पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाएं बढ़ी है और सोच बढ़ी है, बदली है। अर्थात कहा कि जहां पर पहले जो माइनॉरिटीज थी, जो मोमडन कंट्रीज थी, जो मोमडन जो कम्युनिटी थी उसके अंदर जनसंख्या, उसके अंदर शिक्षा का अभाव था और उसकी वजह से वहां पर कह सकते हैं कि वहां पर प्रजनन दर ज्यादा थी। लेकिन अब धीरे धीरे वहां पे जो लोग हैं वो साक्षर हो रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि एक अपने घर में ज्यादा बच्चे होने की वजह से हम उनका अच्छी तरीके से पालन पोषण नहीं कर सकते और उनको यह भी समझ में आ रहा है कि जब परिवार जब छोटा होगा तो उसको बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ा सकते हैं और बेहतर नागरिक के रूप में उसको तैयार किया जा सकता है। यह बात यहां से आ जाती है और इसी को लेकर के आता है कि वर्ष 2019-21 में अनपढ़ मुस्लिम महिलाएं घट करके 21.9% रह गई हैं। अर्थात अब आबादी अनपढ़ जो कहें कि कम पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं उनकी आबादी घटती जा रही है, यह बात यहां से आ जाती है। ठीक है सब। इसके अलावा जो ये हम बात करें, इसके अलावा यदि हम बात करें जो गर्भनिरोधक साधन है उनके अंदर जो मुस्लिम आबादी जो है उसके अंदर इसका यूज होना प्रारंभ हो गया। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि साहब, विशेषज्ञ कहते हैं कि यहाँ पर प्रजनन दर कम होने का कारण क्या है, जैसे शिक्षा का, रोजगार, कमाई का स्तर और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, इसकी वजह से आबादी धीरे धीरे कम होती जा रही। मतलब आपको इस पूरे रिपोर्ट के ऊपर समझना होगा कि देश पूरी दुनिया के अंदर 167 देशों के अंदर 123.62 की संख्या घटी है। इसका मतलब इसके अलावा मालदीव एकमात्र मुस्लिम देश है जहां पर मुसलमानों की आबादी कम हुई है। देश के अंदर अपने यहाँ पर क्या आबादी है, इसके अलावा यहाँ पर देश के अंदर मोमडन जो आबादी आती है उसके अंदर प्रजनन दर की कमी हुई है और जनसंख्या का स्तर भी बढ़ा है। यह रिपोर्ट यहां से आई है और इसी रिपोर्ट को आपको इसी पहलुओं के ऊपर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे देखें यहां से। जी हां, आगे देखें। अब यहां से 65 साल के अंदर देश में आबादी में क्या बदला, इसकी बात करें कि सर 65 सालों के अंदर अपने देश की आबादी की बात करें उसके अंदर क्या बदलाव हुआ है, यह भी काम किया। 1950 की बात करें, 1950 के अंदर देश के अंदर 84%, लगभग 84.68% आबादी जो तो हिंदुओं की थी और है ना, और यहां पर अब 2015 के अंदर आते आते ये आबादी 78.6 होगी। अर्थात देश के अंदर जो हिंदुओं की जो आबादी है ये -7.82% हुई है। उसी प्रकार से 1950 के अंदर जहां पे मुस्लिम आबादी 9.84 था, 9.84 था, यह बढ़ करके
14.09 हो गया, अर्थात इनकी जो आबादी है इसके अंदर ग्रोथ कितनी हुई है, 43.15% की ग्रोथ हुई है। यह भी याद रखना है कि मोमडन जो आबादी उसके अंदर 43% की ग्रोथ हुई है, यह भी इंपॉर्टेंट है साहब। क्रिश्चियन की बात करें जो कि पहले 2.24 थे, वहां पर जो है उनकी आबादी 2.36 हो गई है, अर्थात इनकी आबादी में 5.38% की वृद्धि हुई है। और सिख कम्युनिटी जो पहले 1.24 थी अब बढ़कर के 1.85 हो गई, अर्थात यहां पर उनकी आबादी में 6.58 हो गया। इसका मतलब आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं जिनके अंदर, है ना, जिनकी आबादी जो है बढ़ी है और जिनकी आबादी यहां पर घटी है। इसके अलावा यह भी बता दूं, ये रिपोर्ट जो है ना, ये रिपोर्ट सिर्फ अपने इंडिया के लिए नहीं है, ये रिपोर्ट सिर्फ अपने इंडिया के लिए नहीं है। इस रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट जो है पूरे दुनिया के जो देश हैं उनकी बात की गई, और यहां पर सरकार की रिपोर्ट आई, उसके अंदर 167 देशों की स्टडी की गई, अर्थात 167 देश हैं उनकी स्टडी की गई, और वहां पर विविधता बढ़ी है। और ये विविधता वाला पार्टी आपके जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक पोर्शन आता है आरएस के अंदर और यूपीएससी के एग्जाम के अंदर, और वो आ सकता है कि विश्व के अंदर जनसंख्या की विविधता और विश्व के अंदर जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, ये विश्व के अंदर जनसंख्या का वितरण, ये जो आपका चैप्टर है वहां पर ये आपके काम आ सकता है। और इसी की बात करें, कहा गया कि अपने यहां पर 1950 की बात करें में बहुसंख्यक समुदायों की इन देशों में एवरेज आबादी 75% थी। इसका मतलब क्या कहा कि पूरी दुनिया के अंदर जो देश हैं उनके अंदर जो बहुसंख्यक जो आबादी है उनकी आबादी 75% से अधिक थी। जैसे पूरी दुनिया के अंदर 167 देशों की बात करें, हाँ जी, यहां पर क्या कहा, 2015 में बहुसंख्यक आबादी में औसतन 22% की गिरावट दर्ज की गई। मतलब कहने का यह था मेरे बच्चों कि पहले किसी देश के अंदर हम जाएं तो वहां पर बहुसंख्यकों की संख्या पूछते तो कहते कि भैया 75% है, और अब यदि किसी देश में जाएं और वहां पर बहुसंख्यकों की संख्या पूछे तो कहेंगे कि भैया 75 में से 22 कम कर दो, तो लगभग कितनी आ गई, लगभग 53% के आसपास आ गई। इसका मतलब है कि 1950 के अंदर यदि हम किसी भी देश की बात करें उसके अंदर जो बहुसंख्यक थे उनकी आबादी 75% थी, और 2015 तक आते आते किसी भी देश के अंदर बहुसंख्यक आबादी 53% आ गई है। इसका मतलब है कि ये आंकड़ा जो है ना, ये सिर्फ अपने इंडिया के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए आंकड़ा था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां से बड़ा खास बिंदु बन गया था आपके यहां के विश्व के अंदर जनसंख्या के वितरण को लेकर के प्रश्न आ सकता है। तो एक तो याद रखना कि जनसंख्या के अंदर भारत की बात करें तो भारत नंबर 1 पे आ गया था, ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ यहां पर अपने प्रधान इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द पीएम की बात करें, ये क्या था, ये कैसे स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करते हैं, काम क्या करते हैं, इसकी टीम क्या है, और हाल ही के अंदर इसकी रिपोर्ट क्या आई थी और इस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया, ये पहलू जो है ये आपके काम की है और ये आपके काम आने भी चाहिए। 100% आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ आपको जो है ना ये आपके मेंस की एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि क्या हुआ अपने यहाँ पर भारत में, क्या हुआ पूरी दुनिया के अंदर, और उसके साथ साथ अपने यहाँ पर मोमडन आबादी के अंदर प्रजनन दर और जनसंख्या को लेकर के क्या आंकड़े यहाँ से आए हैं, ये सब चीजें यहाँ से आ जाती हैं। तो मेरे बच्चों ये अपने काम का था। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल कुछ और नई बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।